मेरे दोस्त तौफीक की हसनगंज के मेन मार्केट में एक परचून की दुकान थी। मेरा ज़्यादातर समय उसकी दुकान पर ही बीतता था। एक बार की बात है कि मेरे दोस्त तौफीक के अब्बू जो मोरेना में रहा करते थे, अचानक ही उनकी तबीयत नासाज हो गई, जिसके चलते तौफीक को फ़ौरन ही मोरेना के लिए निकलना पड़ा। पर तौफीक ने मोरेना निकलने से पहले मुझे दुकान की जिम्मेदारी दे दी। चूँकि मैं तौफीक के काम में बहुत बार हाथ बटा चुका था, तो मुझे उसके काम की अच्छी समझ हो गई थी और इसी बात का एतबार तौफीक को भी था कि मैं उसकी गैर हाजिरी में दुकान को बखूबी संभाल लूँगा। तौफीक के मोरेना रवाना होने के बाद मैंने दुकान की जिम्मेदारी ले ली। जैसा कि मुझे पता था कि सुबह और शाम के वक्त ही बिक्री होती है, इसलिए मैं सुबह दुकान खोलकर 1 बजे के करीब दुकान बंद कर देता और फिर 4 बजे के करीब फिर से दुकान खोल देता। सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि एक रात यहीं कोई 11 बजे के करीब जब मैं दुकान बंद करने के लिए उठा तो मेरी नज़र सामने वाली दुकान पर पड़ी, जो हमेशा बंद ही रहती थी, पर आज वो दुकान खुली हुई थी। तौफीक ने बताया था कि पहले ये दुकान किसी कसाई की थी जो गोश्त बेचा करता था। एक सुबह इसी दुकान में उसकी 2 हिस्सों में लाश बरामद हुई। फिर उसके बाद से ये दुकान हमेशा के लिए बंद हो गई। पर आज तक किसी को पता नहीं चला कि उस रात कसाई फारूक को किसने मारा था। चूँकि कसाई फारूक की मौत उसकी दुकान में हुई, तो ऐसे में फिर किसी ने ये दुकान किराए पर लेने की हिम्मत नहीं दिखाई। फिर ये कौन जनाब थे जिन्होंने ये दुकान लेने की हिम्मत दिखाई? कुछ देर तक तो मैं उस दुकान की तरफ देखता रहा, ये जानने के लिए कि ये दुकान किसने ली है। पर जब अगले 5 मिनट तक कोई दुकान के बाहर नहीं आया, तो मैं अपनी दुकान बढ़ाकर लौट आया। घर पहुंचते मुझे तौफीक का कॉल भी आ गया था। बात करने पर पता चला कि उसके अब्बू की तबीयत में जरा भी सुधार नहीं हुआ है, इसलिए तौफीक को लौटने में अभी वक्त लगेगा। मैंने भी तौफीक से कह दिया कि दुकान की चिंता ना करें, यहाँ पर सब ठीक है, अब्बू के दुरुस्त होने के बाद ही आना। तौफीक से बात करने के बाद मैं खाना पीना करने के बाद सो गया। फिर जब अगली सुबह मैं दुकान पर पहुँचा तो मैंने पाया कि सामने वाली दुकान जो कल रात को खुली थी अभी बंद है। खैर उस वक्त मेरा ध्यान अपने काम की ओर था, इसलिए मैंने उस दुकान के बारे में ज़्यादा सोचा नहीं। ऊपर से दुकान खुलते ही ग्राहकों की भीड़ लग गई, जिसके चलते मैं पूरी तरह से अपने काम में खो गया और देखते देखते सुबह से शाम हो गई, पर मुझे सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिली। शाम के करीबन 7 बजे जब मैं थोड़ा फ्री हुआ तो बगल की दुकान पर चाय पीने चला गया। अभी मैंने गर्मा गर्म चाय की पहली घोटी ली थी कि तभी मोमिन ने मुझे आवाज़ देते हुए कहा, दुकान पर ग्राहक खड़े हैं भाईजान। इतना सुनते ही मैं चाय की प्याली लिए अपनी दुकान की तरफ भागा। दुकान पर पहुंचा तो 5 से 6 ग्राहक खड़े थे जो तौफीक को आवाज़ दे रहे थे। मैं वहां पहुंचते उनसे बोला, तौफीक भाई तो मुरैना गए हुए हैं, उनकी गैर हाजिरी में मैं ही दुकान देख रहा हूँ। मेरी बात सुनते उन्होंने सामान की लिस्ट थमा दी और इस तरह मैं फिर से काम में जुट गया। और फिर घड़ी की सुई इतनी तेज घूमी कि जब मुझे फुर्सत मिली तो घड़ी में 12 बज चुके थे। अब मैं भी काफ़ी थक चुका था। मैं दुकान बंद करना तो चाहता था, पर यह सोचकर अपना इरादा बदल दिया कि इतनी रात के घर तक के लिए कोई सवारी नहीं मिलेगी और पैदल मुझसे चला नहीं जाएगा। लिहाजा मैंने दुकान में रुकने का फैसला कर लिया और दुकान का शटर गिरा के अंदर ही सो गया था। थकावट के चलते मेरी आंख भी बड़ी जल्दी ही लग गई, पर मेरे खाली पेट ने जल्दी मेरी नींद को तोड़ दिया। मेरे पेट में उठे गुड़गुड़ की आवाज़ से मैं समझ गया कि कुछ खाना पड़ेगा। इस वक्त बाहर तो कुछ मिलने वाला नहीं था, लिहाजा मैंने दुकान में पड़े बिस्किट और ब्रेड लेकर खाने लगा। अभी मैं खा ही रहा था कि तभी दुकान के शटर पर किसी ने ज़ोर से थपथपाया। इससे पहले मैं कुछ बोलता कि मेरा ध्यान दुकान की दीवार पर टंगी घड़ी पर गया, जिसमें अभी रात के 2 बज रहे थे। ऐसे में मेरा डरना स्वाभाविक ही था। आखिर इस वक्त कौन भला रात को मेरी दुकान का शटर थपथपाएगा? अभी मैं अंदर बैठे यही सोच रहा था कि तभी शटर पर थपथपाने वाले हाथों में इजाफा हो गया। मतलब कि अब ऐसा लग रहा था कि कोई एक नहीं बल्कि बहुत सारे लोग शटर को पीट रहे हैं। मैं डर तो काफ़ी गया था, पर मैं कर भी क्या सकता था सिवाय चुपचाप बैठे रहने के। लिहाजा मैं खामोशी बैठा रहा और जब शटर पर थपथपाना बंद हुआ तो मेरी सांस में सांस आई। इसी बीच मेरी नज़र घड़ी पर गई तो पता चला कि रात के 3 बज रहे हैं। खैर उसके बाद फिर दोबारा शटर पर किसी ने नहीं थपथपाया, पर अब मेरी नींद तो उड़ी चुकी थी। लिहाजा मैं बैठा ही रहा और जैसे ही सुबह के 6 बजे तो मैं दुकान से निकला और मैं अपने घर चला आया। मैं घर तो चला आया था, पर रात वाली घटना ने मुझे अभी भी बेचैन करके रखा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि जो रात को हुआ वो सच भी था या फिर मेरे दिमाग का कोई फितूर मुझ पर हावी हो गया था। खैर मेरे दिमाग में दिन भर रात की बातें घूमती रही और जब शाम होने को आई तो मैंने रुक किया बाजार का। अभी मैं दुकान खोलने के लिए बाजार ही निकला था कि तभी तौफीक का कॉल आ गया। फिर जब तौफीक से बात हुई तो उसकी बात सुनकर मेरे पैर एकदम से ठहर गए। दरअसल तौफीक को पिछली रात की घटना की पूरी जानकारी थी, जबकि मैंने किसी से कुछ कहा ही नहीं था। फिर तौफीक को कैसे पता चला कि मैं पिछली रात को दुकान पर ही रुक गया था और दुकान की शटर पर थपथपाने की आवाज़ से मैं डर गया था।
अभी मैं खामोश तौफिक की बात ही सुन रहा था कि तभी तौफिक ने कहा कि मुझे आज फिर से दुकान पर रुकना होगा और इस बार जब दुकान की शटर पर थपथपाने की आवाज़ आएगी तो फ़ौरन ही मुझे तौफिक को कॉल करना है। फिर तौफिक बताएगा कि आगे मुझे क्या करना है। हालांकि ये मैंने तौफिक से पूछा भी, ऐसा करने की क्या ज़रूरत है, बेमतलब के झमेले में पड़ना ही क्यों। मेरी इसी बात पर तौफिक ने ये बोलकर फ़ोन काट दिया कि हम मुसीबत में पड़ चुके हैं, अब बस किसी तरह इस मुसीबत से सही सलामत निकलना है। तौफिक की इस बात से मैं ये तो समझ गया था कि सच में ही कोई बड़ी मुसीबत गले पड़ चुकी है, क्योंकि तौफिक बहुत ही गंभीर टाइप का बंदा था। वो कोई भी बात यूं ही नहीं करता था। पर मेरे जहन में ये सवाल था कि आखिर हुआ क्या है और क्या होने वाला है। खैर मैं इन्हीं उलझनों के साथ दुकान पर पहुंच तो गया, पर काम पर मन नहीं लग रहा था। सच्ची कहूँ तो अब मेरे दुकान पर बिल्कुल भी जी नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से कुछ ग्राहकों से मेरी थोड़ी तो मैं भी हो गई। फिर जब बाजार बंद होने को आई तब जाके कहीं मुझे ग्राहकों से छुटकारा मिला। रात के 11 बजते बजते पूरा बाजार ही बंद हो गया और मैं तौफिक के कहे अनुसार दुकान का शटर गिरा के अंदर ही बैठ गया। दिल में धुकधुकी तो चली रही थी। फिर जब रात के 1:45 बजे के करीब तौफिक का फ़ोन आया तो तौफिक ने फ़ोन पर बताया कि जैसे दुकान की शटर पर थपथपाने की आवाज़ आए तो वैसे ही शटर खोल देना, फिर ये देखना कि सामने है कौन। अगर सामने कोई खड़ा नजर आए तो उसे दुकान के गले में रखी लाल पोटली थमा देना और कहना काम पूरा हुआ, और फिर बिना कुछ बोले सीधे घर के लिए निकल जाना। हो सकता है वो शख्स तुम्हें आवाज़ भी दे या फिर तुम्हारा पीछा भी करे, पर तुम ना तो उसका जवाब देना और ना ही पीछे पलट कर देखना। और घर पर पहुंचते पहले नहा लेना और फिर अपने गीले बदन को आग की गर्मी से सुखा लेना। इसके बाद तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर शटर खोलते ही सामने कोई नहीं दिखा तो तुम्हें कसाई फारूक की दुकान खुली नजर आएगी। तुम फौरन ही कसाई फारूक की दुकान पर जाना और कहना फरमान पूरा करो। तुम्हारे इतना कहते ही तुम्हारी पीठ नीचे झुक जाएगी। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी पीठ पर बहुत ही भारी भरकम बोझ लदा हुआ है, पर इस वक्त तुम्हें घबराना नहीं है। तुम फौरन ही वहाँ से निकल जाना और अलीगंज के चौक से सीधे जंजीरा कब्रिस्तान चले आना। जंजीरा कब्रिस्तान पहुँचते ही तुम मुझे कॉल करना, फिर मैं बताऊँगा कि आगे क्या करना है। दोस्तों तौफिक की बात ध्यान से सुनने और समझने के बाद मैं मन ही मन ये दुआ कर रहा था कि शटर खोलते ही कोई सामने दिख जाए ताकि उसे लाल बोतल थमा के जल्दी से जान छूट जाए। खैर तौफिक के फ़ोन रखने के चंद मिनटों के बाद ही दुकान की शटर पर थपथपाने की आवाज़ आई। तौफिक के अनुसार मैंने घबराहट के साथ ही दुकान का शटर खोला। दुकान का शटर खोलते ही जब मैंने आसपास देखा तो वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आया, और फिर जब मैंने कसाई फारूक की दुकान की तरफ देखा तो मैंने पाया कि वो दुकान खुली हुई है, जिसका साफ मतलब था कि अब मुझे जंजीरा कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। जंजीरा कब्रिस्तान हमारे यहाँ का वो कब्रिस्तान था जहाँ से लोग गुजरने से भी कतराते थे। लोगों का कहना था कि जंजीरा कब्रिस्तान में काली रूहों का राज है। अगर आप गलती से भी इन रूहों के गिरफ्त में आ गए तो आपका मरना तय है। पर मेरे पास तो कोई दूसरा चारा भी नहीं था सिवाय तौफिक की बात मानने के। लिहाजा मैं कसाई फारूक की दुकान पर गया और बोला फरमान पूरा करो। मेरे इतना बोलते मेरी पीठ एकदम से झुक गई। मुझे अचानक ही बहुत ही भारीपन महसूस होने लगा, जैसा कि तौफिक ने कहा था, पर मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि इस कदर का भारीपन महसूस होगा कि चला भी नहीं जाएगा। खैर अब तो कैसे भी करके मुझे जंजीरा कब्रिस्तान पहुंचना था। लिहाजा मैंने अली चौक की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। चूँकि अभी रात के 2 बज रहे थे इसलिए चारों तरफ सिर्फ हवाओं की सनसनी सुनाई दे रही थी। वहीं अब अली चौक पहुँचते पहुँचते मेरा दम बहुत ही बुरी तरह से फूल चुका था और गला भी सूख चुका था, जबकि मैं मुश्किल से 300 मीटर ही चला था। ऐसी हालत में मेरा जंजीरा कब्रिस्तान पहुंच पाना कतई मुमकिन ही नहीं था। अभी मैं इसी सोच में था कि अब क्या होगा कि तभी पीछे से किसी ने मेरा नाम पुकारते हुए कहा आलोक भाईजान, इतनी रात गए यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वो आवाज़ सुनते ही जब मैंने पीछे की ओर देखा तो मैंने पाया कि ये तो तमीम भाई है जो अपनी बाइक पर बैठा हुआ था। तमीम भाई पर नज़र पड़ते ही मैंने उसे इशारे से अपने पास बुलाया। वहीं अब तक तमीम भाई भी मेरी बिगड़ी हुई हालत को भांप चुका था। तमीम भाई फौरन ही अपनी बाइक से उतरा और दौड़ते हुए मेरे पास आया। मेरे पास आते ही तमीम भाई ने मुझे सहारा देते उठाया और मुझे अपनी बाइक पर बैठाकर बाइक को घर की तरफ मोड़ दिया। ये देखते कि तमीम भाई मुझे घर पर लेकर जा रहे हैं, मैंने तुरंत ही तमीम भाई से कहा मुझे जंजीरा कब्रिस्तान जाना है, घर नहीं। मेरे इतना कहते तमीम भाई कुछ देर के लिए खामोश हो गए, फिर कुछ सोचने के बाद बोले फरमान पूरा करने जा रहे हो क्या। जिस पर मैंने अपना सर हाँ में हिलाया। मेरे हाँ में जवाब देते ही तमीम भाई बोले मैं जंजीरा कब्रिस्तान से 100 मीटर पीछे छोड़कर चला जाऊंगा। तमीम भाई की बात सुनकर मैं ये तो समझ ही गया था कि मसला बेहद ही संगीन होने वाला है। खैर इसी बीच तमीम भाई ने बाइक स्टार्ट की और हम निकल पड़े जंजीरा कब्रिस्तान की ओर। वहीं अब बढ़ते भारीपन के चलते मेरी आंखों के सामने धुंधलापन छाने लगा था, यहाँ तक कि मैं कुछ सोच भी नहीं पा रहा था। इसी बीच जब तमीम भाई ने बाइक रोकी तो मैंने उससे कहा कि इतनी जल्दी बाइक क्यों रोक दी, जिस पर तमीम भाई ने कहा कि
भाईजान सामने देखो ज़रा, हम जंजीरा कब्रिस्तान पहुंच चुके हैं। इस पर जब मैंने सामने की ओर देखा तो मुझे जंजीरा कब्रिस्तान का गेट दिखा। हालांकि अभी भी मुझे सब कुछ धुंधला ही दिख रहा था। खैर मैं जैसे तैसे बाइक से उतरा और धीरे धीरे कब्रिस्तान के गेट की तरफ बढ़ने लगा। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मेरे फ़ोन की रिंग बजी। तौफीक का कॉल देखते ही मैंने झट से फ़ोन उठा लिया और बोला, भाईजान मेरे से नहीं होगा, कुछ करो। जिस पर तौफीक ने कहा, बस थोड़ी देर और हौसला बनाए रखो, सब कुछ ही देर में ठीक हो जाएगा। तुम बस गेट के पास पहुंचकर बोलना फरमान पूरा हुआ। तुम्हारे इतना बोलते ही सामने तुम्हें 2 बिना सर वाले जिन दिखाई देंगे। उनके नज़र आते ही तुम उनके पैरों की तरफ गौर करना। जिस जिन के कदम के निशान नजर आएंगे तुम उसके गले लग जाना और उसके गले लगते ही तुम्हारे भारीपन खत्म हो जाएगा और फिर वो दोनों जिन भी गायब हो जाएंगे। जिसके बाद तुम घर लौट आना। पर यह ध्यान रहे कि गलती से भी उस दूसरे जिन के गले मत लग जाना, नहीं तो उसके गले लगते ही तुम्हारा शरीर फट जाएगा। तो ज़रा ये काम थोड़ा संभल कर करना। दोस्तों ये बात करके तौफीक ने कॉल काट दिया। वहीं तौफीक की पूरी बात सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ से अब मैं जिंदा नहीं लौटने वाला। खैर अब मैं इससे पीछे भी नहीं हट सकता था क्योंकि पीठ पर बढ़ते दबाव के चलते दर्द बर्दाश्त से बाहर होते जा रहा था। मतलब कि कुछ देर के बाद तो मैं दर्द से मरने वाला था। लिहाजा मैंने अपने कदमों को नहीं रोका और जब मैं जंजीरा कब्रिस्तान के गेट पर खड़ा हुआ तो मेरे लिए सबसे दिक्कत वाली बात थी वो ये थी कि अब मुझे बहुत ही हल्का हल्का दिखाई दे रहा था। ऐसे में जिनके कदम के निशान तो दूर, शायद जिनको भी नहीं देख सकता था। खैर मैं गेट के पास पहुंचते ही बोला, फरमान पूरा हुआ। मेरे ये कहते ही कब्रिस्तान का गेट अपने आप ही खुल गया। कब्रिस्तान के गेट के खुलते ही मैं कुछ कदम पीछे हटा। अभी मैं पीछे हटा ही था कि तभी मुझे 2 सफ़ेद साए दिखे जो कब्रिस्तान के अंदर से बाहर आ रहे थे। शायद यही वो 2 सरकटे जिन थे जिनके बारे में तौफीक ने बताया था। मैं अपनी आंखों को मसलते हुए उनके कदमों के निशान देखने की कोशिश कर रहा था, पर अब मैं अपनी किस्मत के भरोसे ही था। मतलब कि अब वो ही होने वाला था जो मेरे तकदीर में लिखा हुआ था। लिहाजा मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी बाहें फैलाए उनकी तरफ बढ़ गया। कुछ आगे जाते मैं उन दोनों सरकटे जिनों में से एक से टकरा गया और उस जिन से टकराते मैंने उसका हाथ पकड़ा और फिर ऊपर वाले का नाम लेते हुए उसके गले लग गया। उसके गले लगते मेरे सर में बहुत ही ज़ोर का दर्द उठा और उसके फ़ौरन बाद ही मैं बेहोश हो गया। फिर जब मेरी आँख खुली तो मैं वहीं जंजीरा कब्रिस्तान के गेट के सामने लेटा हुआ था और मेरे आसपास कई लोग खड़े थे। खैर मैं होश में आते ही तुरंत ही उठा और वहाँ से घर की ओर चल पड़ा। घर पहुँचते मैंने तौफीक को कॉल किया ये पूछने के लिए कि ये सब क्या था, आखिर उसने मेरी जान को खतरे में क्यों डाला। पर जब तौफीक से बात हुई तो उसने ये बोलकर मुझे चुप करा दिया कि अगर मैं मामले की तहकीकात जानने की कोशिश करूंगा तो यकीनन मैं मारा जाऊंगा। ये वो रहस्य है जिससे जितना दूर रहा जाए उतना ही अच्छा है। दोस्तों तौफीक के इस जवाब से मैं खुश तो बिल्कुल नहीं था, पर मैं उसके इस जवाब से डर ज़रूर गया था। इसलिए मैंने फिर तौफीक से इस मामले में कुछ नहीं पूछा और महज कुछ महीनों के बाद ही मैं हमेशा के लिए बेंगलोर आ गया, जिसके बाद से आज तक मेरी तौफीक से बातें नहीं हुई। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं जल्दी मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ ही। तब तक के लिए बाय एंड